Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hasnain Munib, and our topic of discussion for today is inflammation, pathology, finals. बात करेंगे कुछ ब्रीफली बात करेंगे सारे टॉपिक्स को हो सकता है कवर करें इसी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक एक्यूट जो भी हैं वो इसके अंदर विद टाइम हम करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन इज नॉट समथिंग नुकसानदेह। ये हमारी बॉडी को एक ट्रिगर करती है कि हमारी बॉडी के एक डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। जैसे ही स्टिमुलाई या कोई पैथोजन आता है, लाइक कोई टॉक्सिन, कोई केमिकल या कोई ट्रॉमा, ट्रॉमा कैन बी अ लाइक भीड़ ने काट लिया, दैट कैन बी अ ट्रॉमा। कोई इंजरी हो गई, दैट कैन बी अ ट्रॉमा। एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा जब वो आता है तो बॉडी जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करती है। गोल इज टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड रीस्टोर बैलेंस। पर्पज, अल्टीमेट पर्पज क्या है कि उसको रिस्पॉन्ड करके बॉडी को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। किस तरह? वो जो वजह बनी है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। जो नेक्रोटिक सेल हैं, यानी जो सेल तबाह हो गए हमारे सेल, उनको क्लियर कर दिया जाए और टिश्यू को रिपेयर किया जाए। यानी जो कॉज जिसने मारा पहले उसको निकाला जाए। जो हमारे मर गए उनको क्लियर कर दिया जाए, यानी उनको बॉडी से निकाल दिया जाए। और जो हमारी बाकी जो बाकी टिश्यू है ये उसको रिपेयर कर दिया जाए। तो ये गोल होता है। इन्फ्लेमेशन इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी वस्कुलर टिश्यू टू हार्मफुल स्टिमुलाई। कि जैसे ही स्टिमुलाई आता है, इंजरी इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन जब वो एक उसके अंदर क्या होगा वो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, और बाद में क्या हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी। सो इट वाज द साइट ऑफ डैमेज, टिश्यू डैमेज, टॉक्सिन्स, लाइसोजाइमल एंजाइम, डिफरेंट यहाँ पे फैगोसाइटोसिस, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। अगर आगे ये कवर ना हुई तो मैं यहाँ पे आपको वापस आगे एंड पे आगे ये दिखाऊंगा। आगे ये कवर होती हैं वैसे लाइन वाइज। तो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व अ कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग इंक्रीज ब्लड फ्लो, रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर एंड टिश्यू रिपेयर। अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझता हूँ। बेसिकली समझते हैं कि आपके हाथ के ऊपर होता है जख्म। जैसे ही जख्म या किसी भीड़ ने काट लिया, पीछे से आपको पता है कि वहां पे आपको हीट महसूस होना शुरू हो जाएगी। होगा ये कि आपका एक होती है आपकी टिश्यू साइड, ये इसी पे देखें। ये जो आपका पिंकिश कलर है दैट इज योर टिश्यू साइट जहां इंजरी हुई है। ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल है ये आपके साथ जा रही है। अब जैसे ही कोई डैमेज होगा, ये जैसे टिश्यू डैमेज हुआ, तो यहाँ से टॉक्सिन या कोई ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जो कि आगे बहुत सारे फर्दर रिएक्शंस को स्टिमुलेट करवाएंगे। पहला, ब्लड फ्लो इंक्रीज। ब्लड फ्लो का इंक्रीज क्यों करवाया है? इस साइड की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? ताकि वाइट ब्लड सेल्स, टॉक्सिन, हमारे जो किलर सेल्स हैं, हमारे इम्यून सेल्स हैं जितने भी हैं, उनकी सप्लाई बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ाई जा सके ताकि वो सेल जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। एक चीज। दूसरा, रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल। जब सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ से इम्यून सेल यहाँ से निकलेंगे और रिक्रूट रिक्रूट होते हैं उनको लोकेशन करना, उनको खड़े करना, सिपाहियों को खड़ा करना। तो ये सिपाहियों की रिक्रूटमेंट हो रही है। रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, मीडिएटर का मतलब है ऐसे केमिकल रिलीज करवाना जो कि मजीद इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएंगे। केमिकल ऐसे रिलीज करवाना जो कि मजीद इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। इन्फ्लेमेशन का पर्पस क्या होगा कि वहां से जैसी इन्फ्लेमेशन होती है तो वहां से सिग्नल रिलीज होते हैं। वो सिग्नल बॉडी डिटेक्ट करती है, बॉडी के इम्यून सेल्स डिटेक्ट करते हैं, बॉडी के अदर प्रोटेक्टिव सेल्स डिटेक्ट करते हैं, और फिर वो उस साइड की तरफ भागते हैं। तो इट इज इन्फ्लेमेशन इज काइंड ऑफ अलार्म जो बजेगा और सारे सिपाही उस लोकेशन की तरफ भागेंगे। While acute inflammation is a normal and beneficial response to injury and infection, chronic inflammation can be harmful and associated with various disease. जो acute inflammation है वो कहता है कि वो नॉर्मल होती है और वो बेनिफिशियल है। डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव फेज में है। ठीक है। इसी तरह बुखार है, वो आपको पता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो हमारी बॉडी को बताता है कि भाई कुछ बीमारी है। ठीक है। तो वो किलिंग एक्शन है। किलिंग एक्शन को प्रमोट करने के लिए नॉर्मल इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है? ये बीमारी है। क्यों? देखो, अगर एक बार इंजरी हुई, इन्फ्लेमेशन होगी, फिर इंजरी, फिर इन्फ्लेमेशन, फिर इंजरी, फिर इन्फ्लेमेशन। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी मुसलसल टूट रही है, कैंसर। कुछ ऐसी कंडीशन, टॉक्सिन का बहुत ज्यादा लेवल आ जाना, तो वो बार 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 ट्रिगर कर रहे हैं। अब जब बार 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 इन्फ्लेमेशन होगी तो वो बन जाएगी क्रॉनिक। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि वो आपकी जो है वो डिजीज कंडीशन है, अब वो नॉर्मल कंडीशन जो है वो नहीं रही। ठीक है। ये नॉर्मल और उसके अंदर फर्क है। ये नॉर्मल आर्टरियोल है यानी हमारी ब्लड वेसल है, और ये क्या है कि एक्सपैंड हो चुकी हैं। वेन्यूल्स, आर्टरियोल्स और कैपिलरी जो है वो मोटी हो गई हैं। जब उनका साइज बढ़ जाएगा इसको कहते हैं वेजो डायलेशन। यानी साइज बढ़ गया, जब साइज बढ़ गया तो इसका मतलब है कि उनके अंदर से जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसका पोर साइज भी बढ़ जाता है। पोर साइज जो है वो शायद आगे मैं देखता हूँ, इंजरी इन्फ्लेमेशन। ओके, ये हो गया, यहाँ पे बात करते हैं।
सो ये इंजरी हो गई। केमिकल सिग्नल, बैक्टीरियल स्किन सरफेस, स्किन सरफेस ये है, बैक्टीरिया आ गए, जो भी चीजें थी अंदर चली गई, अंदर जाकर उन्होंने सिग्नल किया, ये आगे हमारे सेल, ये ब्लड वेसल जा रही है। अब यहाँ से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि किलर सेल हैं, वो निकले और आ गए टिश्यू स्पेस में, ब्लड वेसल से निकले टिश्यू स्पेस में आ गए। यहाँ आके उन्होंने बाकी सारा फेगोसाइटोसिस और जो भी किलिंग एक्शन है वो परफॉर्म किया। ठीक है, ये कुछ साइन है नीचे लिखे हुए हैं, सिर्फ वो लफ्ज आपने याद करना है। हीट ड्यू टू ब्लड फ्लो, रेडनेस, डेफिनेटली जहां ब्लड आ जाएगा इतना ज्यादा वहां रेडनेस रेडनेस हो जाएगी। स्वेलिंग, स्वेलिंग क्यों हो रही है? स्वेलिंग इस वजह से हो रही है कि जो ये टिश्यू साइट है ये तो नॉर्मल है यहाँ पे, जब इसके अंदर ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, फ्लूइड आ जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो गया। उस इकट्ठे होने की वजह से ये साइट क्या कर देगी, ऊपर को उभर जाएगी, तो स्वेलिंग एंड पेन। और चौथा सिग्नल जो है वो पेन होता है, ताकि बॉडी जो है वो सेंस कर ले कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसके चार कंपोनेंट है जो कि ऊपर हमने लिखे भी हैं। बहरहाल इन्फ्लेमेशन। आई एम बैक, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज क्लियर है अब मेरी? अच्छा, वो जो मैंने शुरू में आपको दिखाया कि मैं आपको रिएक्शन ऑफ सीरीज दिखा दूंगा आगे, तो वो उसके ऊपर भी वो अब रिएक्शन ऑफ सीरीज जो है, जो शुरू में हमने एक पिक्चर देखी थी उसके ऊपर अब बात कर लेते हैं, वो स्टेप वाइज है। तो पहली चीज क्या होगी, वेदोडाइलेशन। आई एम गेटिंग डिस्कनेक्टेड अगेन एंड अगेन, बाय। क्योंकि जंग लग गई है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स सीरीज जो कि रिएक्शन होते हैं इसके अंदर। अब मैं स्पीडली इसको कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। जो पहली चीज है वो वेजोडाइलेशन होनी है और वस्कुलर परमेबिलिटी का बढ़ना है। वेजोडाइलेशन का मकसद क्या है कि ये जो साइज है ना, ये ब्लड वेसल का बढ़ जाता है। और ये जो पोर साइज है यहाँ पे आप देख सकते हो बारीक है, यहाँ वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा क्यों हो जाता है? ताकि जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल हैं वो इससे निकल सकें। एक ये एक तो एक्सपैंड कर गया ताकि पीछे से ब्लड ज्यादा आ सके, और दूसरा इसका पोर साइज बढ़ गया ताकि ये जो हमारे मोनोसाइट्स हैं या जो भी हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स हैं वो यहाँ से निकल सकें। ठीक है, जब ये दिस इंक्रीज इनेबल इम्यून सेल एंटीबॉडीज न्यूट्रिएंट, जो भी इम्यून सेल है एंटीबॉडीज न्यूट्रिएंट उनको निकलने में आसानी देते हैं। निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, टिश्यू साइट में जहाँ पे इंजरी हुई हुई है। माइग्रेशन ऑफ इम्यून सेल टू द साइट ऑफ इंजरी, white blood cells such as neutrophil and macrophages are recruited to the site of inflammation to combat any foreign agent or pathogen। यानी वही बात होगी कि यहाँ से ये निकले और टिश्यू साइट में आ गए, जो कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। क्योंकि इसका पोर साइज क्या हो गया था, बढ़ गया था, तो वो व्हाइट ब्लड सेल निकलेंगे, टिश्यू साइट में आएंगे और यहाँ पे आके अपना किलिंग एक्शन परफॉर्म करेंगे। रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। अच्छा, आगे क्या होगा कि बहुत सारे केमिकल मीडिएटर होते हैं, लाइक साइटोकाइन, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को मजीद स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, these mediators help regulate the inflammatory process or contribute to characteristic symptom of inflammation including pain and swelling। यानी जब वो हमारे जो सबसे पहले क्या हुआ, वेजो डायलेशन हुई। वेजो डायलेशन की वजह से बहुत सारे ब्लड सेल्स आए। ब्लड सेल्स जब टिश्यू स्पेस में गए तो वहां से उनके जाने से वहां से केमिकल रिलीज हुए, जिनको जो है वो केमिकल को हम मीडिएटर कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कहते हैं, जिन्होंने आगे इन्फ्लेमेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वो कहता है कि वो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, और जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं यानी रेडनेस और जो एक स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देने में हेल्प आउट करते हैं ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। कुछ प्री फॉर्म्ड होते हैं लाइक हिस्टामाइन, सिरोटोनिन, ऑलरेडी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं और साइड पे पहुंचते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। कुछ जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन या बेस्ड ऑन कंडीशन फॉरेन से बनते हैं, सिंथेसाइज डिनोवो। डिनोवो का मतलब है नए बनते हैं, ये जितने भी मेंशन है, अरेकिडोनिक एसिड से लेकर कीमोकाइंस तक। ठीक है, और ये है सेल डिराइव्ड यानी सेल से निकलने वाले। कुछ है प्लाज्मा डिराइव, प्लाज्मा का मतलब है कि जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन C3A, C3B, C5A, ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं। और ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू प्रोटेक्शन दी जाती है। कुछ सेल डायरेक्ट मारते हैं, कुछ जो है वो थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन मारते हैं। तो ये C3 वाले हैं ना, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है जो कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू जो है वो चलता है, उसके अंदर ये रोल प्ले करती हैं। और फैक्टर
ट्वेल्व एक्टिवेशन, जो कि कोagulation सिस्टम, आपने शायद पढ़ा हो, ब्लड कोagulation कैस्केड पड़ी थी फिजियो के अंदर। ठीक है, कि एक दो 12 ऐसे 12-13 फैक्टर हैं, एक पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह वो एक्टिवेट करते जाते हैं और अल्टीमेटली कोagulation की तरफ लेके जाया जाता है। तो फैक्टर 12 की एक्टिवेशन अल्टीमेटली क्या करेगी, वो अगर इंजरी जाए, कांटा चुभा, कोई जख्म हुआ, छुरी बज गई या कुछ इस तरह का हुआ, तो वहां पे जो कोagulation होनी है, जो ब्लड क्लॉट बनना है, उसके अंदर जो है वो रोल प्ले करता है, तो उसको भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो सेल डिराइव्ड में प्री फॉर्म्ड है, सिंथेसाइज्ड डी नोवो है, और प्लाज्मा डिराइव में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है, जो कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स का, जो कि डिफरेंट तरीकों से जो है वो किलिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, और साथ में फैक्टर 12 एक्टिवेशन, ताकि ब्लड क्लॉट बनाया जा सके इंजरी की साइट पे। टिश्यू रिपेयर एंड रेजोल्यूशन। तो अभी तक हमने 4 स्टेप्स मैंने आपको बताया। पहला था वेदोडाइलेशन और परमिबिलिटी, माइग्रेशन ऑफ इम्यून सेल टू द टिश्यू साइट, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर का रिलीज होना, और टिश्यू रिपेयर एंड रेजोल्यूशन, यानी जो बाकी का टिश्यू बच गया उसकी रिपेयरिंग करनी है। रिपेयरिंग किस तरह होगी, जैसे ही थ्रेट या वो जो कांटा, भीड़ या जो भी केमिकल है, वो जब बॉडी से निकाल दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा या उसको फैगोसाइट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद जो बाकी का टिश्यू होता है उसको रिपेयर करना है। द बॉडी बिगेन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। और इसके अंदर क्या होता है कि नए सेल बनना, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू टू रिस्टोर द अफेक्टिव एरिया टू इट्स नॉर्मल स्टेट। और उसको नॉर्मल स्टेट में लेके आने के लिए उसको स्कार फॉर्मेशन। स्कार क्या होता है कि कई बार आप देखो, जख्म बड़ा हो जाए ना, ज्यादा बड़ा जख्म लग जाए, तो उस पे नॉर्मल सेल नहीं आते, उस पे एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और बाद में भी जब बंदा की स्किन नॉर्मल भी हो जाती है स्टिल, तब भी उस पे वो एक निशान, पक्का निशान नजर आता है। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं होता, वो होता है स्कार फॉर्मेशन। बेसिकली वो कोलेजन की फॉर्मेशन, कोलेजन हमारी स्किन के अंदर मौजूद होता है। तो काफी सारा, अब देखें, एक होता है कि आप कहें कि यार हल्की सी दरार आई है, उसमें आप सीमेंट भर देते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल हो जाती है दोबारा। एक बड़ी दरार आ गई तो उसमें आप क्या करते हो, पत्थर भी फेंकोगे, आप उसमें जो ईंटें रोड़े भी फेंकोगे, फिर पत्थर, फिर प्लास्टर करोगे, तो उसकी शेप और बाकी की शेप क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इसी वजह से कोलेजन इज समथिंग जो कि एक हार्ड मटेरियल है, और उसको हम बस जेल की तरह उस एरिया में भर देते हैं कि कहाँ एक सेल से दूसरा डिवाइड हो, फिर अगला डिवाइड हो, और इतना टाइम ले वो रिपेयर होने में। फौरन से जो मिलता है भरो, और भर के उसको ऊपर से कवर कर दो, उसको कहते हैं स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपने याद करने हैं। रूबर का मतलब ट्यूमर, कैलर, डॉलर और फंक्चुअल ऐसा, ये इसके असल में कार्डिनल साइन और ये इनके नेम है। ये भी आपने याद करने हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने ये बता दिया क्यों होते हैं, पेन क्यों होते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ पेन रिसेप्टर नर्व बाय इन्फ्लेमेटरी एक्सीडेट केमिकल मीडिएटर। जो इन्फ्लेमेटरी एक्सीडेट, एक्सीडेट का मतलब होता है वो केमिकल जो कि हमारे ब्लड से निकल के बाहर आए हैं, एक्सीडेट। ठीक है, और उसके अलावा हमारे केमिकल मीडिएटर, डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, वो सारे के सारे जो हम वहां पे पेन रिसेप्टर को ट्रिगर करते हैं उस एरिया में। पेन रिसेप्टर बेसिकली एक सिग्नल के तौर पे काम करता है, ताकि बॉडी को पता लग जाए कि यहाँ पे कोई इश्यू चल रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन, डिस्ट्रप्शन ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर, फाइब्रोप्लासिया एंड मेटाप्लासिया। अच्छा, लॉस ऑफ फंक्शन क्यों होता है, ये कुछ साइंस है इन्फ्लेमेशन के। ठीक है, तो ये आपने इनके ये नाम भी याद रखने हैं, फंक्शनल एसिया। डिस्ट्रप्शन ऑफ टिश्यू, जब एक टिश्यू रहा ही नहीं, जब एक सेल रहा ही नहीं, तो उसका फंक्शन भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हाथ कट जाए, तो पूरा हाथ जो है वो, हाथ का वो एरिया जहाँ पे सेल ही नहीं है, वो खत्म हो गए या कट गए, तो वो अब टिश्यू डैमेज हो गया, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा फाइब्रोप्लासिया। फाइब्रोप्लासिया क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी डेड डेब्रिस या जो भी चीजें हैं, उसको हमने भर के एक बार चला दिया। अब वो टिश्यू जो है ना, वो बेसिकली फंक्शनल नहीं है, वो नॉर्मल सेल्स नहीं है। वो जो हमने भरा है ना एक बार, बंद करने के लिए चीज को, खून ना बहे, जख्म बांध जाए, तो वो भी अब नॉन फंक्शनल है। अब वो उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह वो टिश्यू पहले काम करता था, क्योंकि पहले उसमें नॉर्मल सेल थे, अब उसमें स्कार फॉर्मेशन हो चुकी हुई है। एटियोलॉजी, एटियोलॉजी कहते हैं कॉजेज को। तो इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। नुमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, फिजिकल एजेंट में बर्न हो गया, ट्रॉमा आ गया, कट लग गया, टॉक्सिन, ये सारे आपको पता है। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन, रोमाटॉइड आर्थराइटिस। रोमाटॉइड आर्थराइटिस बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली ये होती है कि इसके अंदर जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन होती क्यों है, हमारे अपने बॉडी सेल्स, इम्यून सेल्स जो हैं, वो मिस्टेकनली, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, गलती से हमारे ही बॉडी को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके जरिए वो क्या कहते हैं कि जाके जॉइंट्स को, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, वहां पे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और उस डैमेज होने की वजह से वो इन्फ्लेमेशन वहां पे हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो कहते हैं कि घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द वगैरह जो है वो शुरू हो जाता है। और ये
इसमें कोई कॉजेटिव फैक्टर बाहर से नहीं आ रहा, अपनी ही बॉडी ऑटो इम्यून रिएक्शन के जरिए नुकसान करने पे तुली हुई है। अगर इन्फ्लेमेशन ना होती तो जिंदगी ना होती। इन्फ्लेमेशन इज कोऑर्डिनेट एक्टिवेशन सिग्नलिंग पाथवे डायरेक्ट। अब इन्फ्लेमेशन हो क्यों रही है भाई, क्यों हमें हीट दी जा रही है, क्यों हमें पेन दी जा रही है? इन्फ्लेमेशन का पर्पज ये है क्योंकि ये एज अ सिग्नल काम करती है। जैसे इन्फ्लेमेशन होगी तो बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवे, बहुत सारे जो है वो रिस्पॉन्स जिन्होंने आके करना है सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फौरन से आते हैं और आके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेशन इज लाइक अ सायरन, एक 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 आवाज है कि इधर आओ और आके जो है वो इनको खत्म करो। All the inflammatory response process depend upon the precise nature of initial stimulus and its location is in the body. They also share common mechanism which can be summarized follow. वो कहता है कि डिफरेंट लोकेशंस ऑफ बॉडी पे स्टिमुलस क्या आया है, मतलब बैक्टीरिया ने अटैक किया है, वायरस ने अटैक किया है, या कोई कांटा चुभा है, या कोई केमिकल आया है, इस पे भी यानी इनिशियल स्टिमुलस कौन है, असल कॉज कौन है, और किस जगह पे हो रही है, हाथ पे, पाँव पे, मुंह पे, टिश्यू के अंदर, या कहीं ब्लड के पास, किसी ऑर्गन के ऊपर कहाँ हुआ है। ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि इन्फ्लेमेशन किस तरह की होगी। लेकिन कुछ चीजें हर तरह की इन्फ्लेमेशन में पाई जाएंगी। सेल सरफेस पैटर्न रिसेप्टर रिकॉग्नाइज डिटर्मिनल डिटर्मिनेंट डेट्रीमेंटल स्टिमुलाई। सेल सरफेस पैटर्न रिसेप्टर। सेल सरफेस पैटर्न रिसेप्टर का मतलब है कि ये जो सेल सेल की हमारे पास सरफेस है, इसके ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि चेकआउट करेंगे कि भाई कौन सा स्टिमुला है, किसने आके पंगा लिया है। इन्फ्लेमेटरी पाथवे आर एक्टिवेटेड, सारी की सारी इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्फ्लेमेटरी पाथवे एक्टिवेट होंगे। सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर आर रिलीज, सारों के सारे के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज होंगे। इन्फ्लेमेटरी मार्कर से मुराद है वही केमिकल्स जिन्होंने आके इन्फ्लेमेशन कॉज करवानी है। और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर रिक्रिएटेड, और सारी की सारी इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ऐसे सेल जिन्होंने इन्फ्लेमेशन कॉज करवानी है और जिन्होंने किलिंग एक्शन परफॉर्म करना है, वो सारों को सारी इन्फ्लेमेशन के अंदर रिक्रूट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन एंड द इनिशियल स्टिमुलाई। अब पैटर्न रिसेप्टर रिकॉग्नाइज की बात करते हैं, जो ऊपर मैंने पहला पॉइंट बताया था, सेल सरफेस पैटर्न रिसेप्टर रिकॉग्नाइजेशन। माइक्रोबियल स्ट्रक्चर नोन एज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न कैन ट्रिगर द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स थ्रू एक्टिवेशन ऑफ पैटर्न रिकॉग्निटर रिसेप्टर एक्सप्रेस इन बोथ इम्यून एंड नॉन इम्यून सेल्स। बॉडी के दो तरह के सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी इम्यून सेल्स हैं हमारे पास, और नॉन इम्यून सेल रेड ब्लड सेल्स हैं, मसल सेल हैं, टिश्यू सेल्स हैं। दोनों के दोनों सेल्स के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स? जिनका नाम है पैटर्न रिकॉग्निटर रिसेप्टर्स। ये पैटर्न रिकॉग्निटर रिसेप्टर जो हैं, ये माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी जो माइक्रोब, जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हुआ है, उसके स्ट्रक्चर को ये क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं। जब ये डिटेक्ट करते हैं तो ये उनको डिटेक्ट करते ही ये आगे सिग्नल रिलीज करते हैं, और वो सिग्नल जो है वो आगे किलिंग एक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि वो सिग्नल रिलीज करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो आए और आके अपना एक्शन परफॉर्म करें। और जब वो आती हैं और वो अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं तो देन वो उस चीज को फर्दर जो है वो जो इम्यून रिएक्शन है वो दिया जाता है। Okay, so moving on to next, some PRRs also recognize various endogenous signal activated during tissue or cell damage and are also known as danger associated molecular pattern. कुछ जो है वो अंदर के ही इंडिजिनस एंडोजीनस सिग्नल्स जो है वो उसको भी डिटेक्ट करते हैं, और यानी एंडोजीनस सिग्नल्स मुराद है कि बॉडी के अपने सिग्नल्स, बॉडी अपने कुछ सिग्नल रिलीज करे इन केस ऑफ इमरजेंसी, और उसको भी डिटेक्ट करते हैं, और फिर उसके इसमें भी इमरजेंसी के तौर पे जो है वो डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, यानी बॉडी अपने एंडोजेनस सिग्नल कब रिलीज करेगी, जब उसको पता होगा कि देयर इज समथिंग इन डेंजरस, कोई नुकसानदेह चीज आ रही है, तो उसको जो है वो भी उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो डबल रिएक्शन हो सकते हैं कि वो पैथोजन को भी डिटेक्ट कर रहे हैं कि यार ये मसला, ये बंदा आ गया जिसने पंगा लेना है, और हमारी बॉडी भी कुछ उनको देख के कुछ सिग्नल रिलीज कर देती है कि हाँ बंदा आ गया, तो वो क्रॉस चेक हो जाता है। तो ये डबल जो है वो चेक करके और उसको फिर किलिंग एक्शन को प्रमोट करते हैं। डैम्प आर होस्ट माया मॉलिक्यूल दैट कैन इनिशिएट एंड प्रिपेयर अ नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अच्छा, वो कहते हैं कि सपोजिंगली इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन नहीं आया, मतलब वो जो हमारे जो पीआरआर जिसकी मैंने अभी ऊपर बात की है, कि वो इन्फेक्शन वाले को भी देख सकते हैं, यानी अगर बाहर से इन्वेडर आ गया, वो उसको देख रहे हैं यार ये पंगा लेगा, इसको मारते हैं।
ठीक है, ये जो है नॉन, ये हमारी अपना पार्ट नहीं है, इसको खत्म करना है। और साथ ही साथ वो बॉडी के एंडोजीनस सिग्नल को भी, एंडोजीनस सिग्नल कब है, फर्ज कर लें आपकी कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई टॉक्सिन नहीं है, ठीक है, बाहर से कोई टॉक्सिन नहीं आया, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर ही कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस हो रही है जो कि नुकसानदेह है, तो वो फिर वो भी उन्हीं पीआरआर को जब वो सिग्नल करेंगे, और वो अगेन उसी तरह का इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिएक्शन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। नॉन डिस्ट्रप्टिव सेल कैन आल्सो रिक्रिएट इनेट इन्फ्लेमेटरी सेल इन द एब्सेंस ऑफ पैथोजन बाय रिलीजिंग डिस्ट्रप्टेड सेल। फर्ज कर लें ऐसे सेल्स जो कि बॉडी के अंदर डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, यानी नुकसान बहुत सारे सेल होते हैं जो बॉडी के अंदर डैमेज हो गए हैं, ठीक है। अब उसमें बाहर से कोई बंदा नहीं आया, बॉडी के अंदर खुद से डैमेज हुए ना। अब वो जब वो डैमेज हो गए, तो अब वो ऐसे सिग्नल रिलीज करते हैं जिनको ये हमारे पीआरआर डिटेक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दे देंगे। नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस आपको पता है, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर से सिग्नल आ रहा है, बाहर से कोई नहीं आया, अंदर से सिग्नल आ रहा है कि भाई इसको खत्म कर दो, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो दे दिया जाता है। ये साइड पे कुछ साइड बॉक्स बने हुए, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, नॉन इम्यून सेल एंड अडॉप्टिव इम्यून सेल। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, बेसिकली इनेट इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑल अबाउट दिस नॉन स्पेसिफिक और जनरलाइज्ड। मतलब जैसे ही बाहर से बैक्टीरिया आया या कोई इन्वेडर आया, हमारे बॉडी से एक सेल ने उसको पकड़ा, खा लिया, अपने अंदर ले गया, अंदर जो है उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम थे, उन्होंने उसको किल किया और खत्म कर दिया। ये है नॉन स्पेसिफिक, कोई नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया, उसको बस पता था बाहर से आया, उसने उसको इन्वेड किया और उसको पकड़ लिया। ये होता है इनेट इम्यून सेल, इनेट इम्यूनिटी। और इसके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं जो कि तकरीबन तकरीबन यही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप इनको रीड आउट करोगे, यू विल गेट इट। दूसरा होता है अडॉप्टिव इम्यून सेल। अडॉप्टिव इम्यून सेल में टी सेल और बी सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, टी और बी दोनों ही, जैसे ही कोई इन्वेडर आता है, ये पहले उसको पहचानते हैं, अच्छा ये इस तरह का दिखता है, ये कर सकता है, इसको किस तरह से मारा जाना चाहिए, फिर उसके खिलाफ स्पेसिफिक रिएक्शन शो करते हैं। इनेट में जब आएगा उन्होंने खाना है, ठीक है, पकड़ा खाया बस, और अगली बार के लिए याद नहीं रखा, अगली बार जब दोबारा आएगा फिर से पकड़ा खाया और बस। जिससे हमारी स्किन है, कोई बगैर किसी चीज की परवाह किए ये हर चीज को रोकती है, ठीक है। इसको नहीं पता कि भाई इन्वेडर पैथोजन है, बैक्टीरिया है, सुई है, मतलब जितनी भी मैक्सिमम कोशिश स्किन की क्या है कि भाई किसी को पास नहीं करने देना। जब ये क्या है, इनेट रिस्पॉन्स है, नॉन स्पेसिफिक है, पैदाइश से हमारे साथ है। अडॉप्टिव क्या होता है कि जब रिएक्शन आया, जब कोई चीज आई, पैथोजन आया, उसके खिलाफ उन्होंने रिएक्शन दिया और याद कर लिया कि ये आया था, ही वॉज द वन हु इन्वेडेड, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो उसको याद रखते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम दोबारा वो आता है, तो पहली बार तो उनको टाइम लगा, उन्होंने देखा अच्छा ये इस तरह का दिखता है, ये इस तरह इसके साथ पंगा लेना चाहिए, इसको इस तरह मारना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो बॉडी विल बी ऑलरेडी रेडी फॉर दैट, कि ये पिछली बार भी आया था, ये वही है, उसको अब उसको पता है कि मैंने किस तरह इसके खिलाफ एक्शन लेना है, तो वो स्पेसिफिक है। अब वो एक बैक्टीरिया एक पैथोजन के मुताबिक रिएक्शन देता है और स्पेसिफिकली सिर्फ उसी को टारगेट करता है। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ इंफ्लेमेशन, और सॉरी रिस्पॉन्सेज, इम्यून रिस्पॉन्सेज। Classes of PRR families include the toll-like receptor, C-type lectin। कुछ क्लासेस हैं पीआरआर की हमारे पास, जिनमें टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर हैं, रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन आई लाइक रिसेप्टर होते हैं, एंड एनओडी लाइक रिसेप्टर होते हैं। चार उसने टाइप दी हुई हैं। मोर देन 10 मेंबर ऑफ द टीएलआर फैमिली, toll like receptor, have been identified, and TLR are the most well studied of the non-PRR. DAMP and the PAMP share receptors such as TLR4, suggesting similarity between infection and non-infectious inflammatory diseases. तो पैम्प क्या है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, और डैम्प क्या है, डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। डेंजर, जो डैम्प है ये बॉडी के अंदर से सिग्नल आ रहा है, और जो पैम्प है ये बॉडी के बाहर से सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो डैम्प और पैम्प ये दोनों के लिए क्या होता है कि कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं जो कि ये कॉमन है, यानी दोनों कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि कुछ पीआरआर ऐसे हैं जो कि डैम्प को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और पैम्प को भी डिटेक्ट, बाहर से आने वाले को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, अंदर के सिग्नल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल वो देता है कि जिस तरह से आप देखें कि TLR4 है, टोल लाइक रिसेप्टर 4, वो डैम्प को भी डिटेक्ट कर सकता है और पैम को भी डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी जो कि शो करता है कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन की वजह से या अगर बॉडी के अंदर से भी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी जरूर होगी। ये कुछ डिफरेंशिएशन है
CLR, NLR, TLR और RLR की। जो CLR है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, लोकलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइज ग्लाइकन फ्रॉम द वॉल ऑफ फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, एक्टिवेट काइनेज SYK एंड कार्ड 9 माल्ट 1 अडाप्टर कॉम्प्लेक्स। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये एक CLR जो है, जो कि हमने ऊपर अभी चार टाइप के सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, और फंजाई और बैक्टीरिया की जो वॉल होती है ना, उसके अंदर एक कंपोनेंट मौजूद होता है ग्लाइकन। ठीक है। तो उसके खिलाफ जो है ये जो है वो मतलब उसको डिटेक्ट करता है, और फिर उससे पता लग जाता है कि हाँ ये फंजाई आया है, और उसके खिलाफ फिर एक्शन देता है। टोल लाइक रिसेप्टर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अगेन ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, उसके अंदर दबे होते हैं। इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन द एंडोसोम, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा या पीछे जो हमारी सेल के अंदर एंडोसोम मौजूद होता है उसके अंदर होंगे। ब्रॉड रेंज, बहुत सारी इसकी रेंज है, और ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकन वगैरह को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और एक्टिवेट MAP काइनेज। ये डिफरेंट आगे मैकेनिज्म होते हैं, जैसे वहां पे SYK कार्ड 9 है, यहाँ पे मैप काइनेज है, न्यूक्लियो फैक्टर कापा बी है, इन्फ्लेमे सॉरी IRF पाथवे हैं। तो ये डिफरेंट पाथवे को एक्टिवेट कर देगा, जो कि आगे इन्फ्लेमेशन और किलिंग एक्शन को प्रमोट करते हैं। NLR था हमारे पास, जो NLR था वो था हमारे पास नॉड लाइक रिसेप्टर। नॉड लाइक रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक सेंसर है। ये साइटो पहले दोनों कौन थे, ट्रांस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद थे। जो अब वाले हैं ये आप देख सकते हो, ये मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, तो ये बाहर को मौजूद है। ठीक है। इसी तरह एंडोसोम, एंडोसोम की मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के आर पार मौजूद है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब होता है आर पार मौजूद होना। NRP रिकॉग्नाइज बैक्टीरिया वायरल पैरासाइट, ये भी इस तरह को आप इसको रीड कर लोगे, यही लिखा हुआ है कि क्या डिटेक्ट करते हैं और आगे कौन सा पाथवे जो है वो उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो आपने इसको याद कर लेना है। इसी तरह हमारे पास साइटोप्लाज्मिक के भी होंगे। Inflammatory pathway, receptor activation trigger important intracellular signaling pathway, including the mitogen activated protein kinase MAP के हमने ऊपर बात की, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी की बात की, एंड जेनस काइनेज JAK की बात की, सिग्नल ट्रांसडक्टर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टैट पाथवे। ठीक है। ये सिग्नल ट्रांसडक्टर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये स्टैट पूरा बनता है, STAT, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये आपने इसकी एब्रिविएशन वगैरह याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट जो जब वो रिसेप्टर जो हमने कौन से देखे पीछे, जो हमारे टोल लाइक रिसेप्टर और ये जो हमारे नोड लाइक रिसेप्टर और बाकी जो रिसेप्टर हैं, जो ये आगे क्या करते हैं कि ये आगे डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को इनिशिएट करवाते हैं, जो कि ऊपर मैंने अभी आपको नाम बताए। तो बस उसका आगे लिखा हुआ है कि वो किस तरह से जो है वो इनिशिएट करवाते हैं। अगर सर ने आपको ये याद करने का कहा है तो आप इसको कर लीजिएगा, वरना मुझे मेरा नहीं ख्याल कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन तो आपने करनी है कि वो आगे कौन कौन से डिफरेंट मैकेनिज्म को इनिशिएट करवा सकते हैं। MAPK है, NFK भी है, JAK एंड स्टैट है, डिफरेंट चार ये हैं, इनके फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी ये डायग्राम करनी है या नहीं, ये आप अपने सर से पूछ लेगा। वैसे ऐसे ये TLF या TNF और इंटरल्यूकिन 1 डिफरेंट ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर हैं। ठीक है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है। ठीक है। टोल लाइक रिसेप्टर है, इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन 1 है। ये डिफरेंट इन्फ्लेमेशन कॉजिटिव हैं, कॉजिंग है। और ये आगे जो है वो काइनेज, काइनेज हमारे होते हैं बेसिकली इंजाइम्स। ठीक है। काइनेज एज लफ्ज इंजाइम को शो करता है ना, तो काइनेज होते हैं जो कि आगे डिफरेंट, यानी गैमा काइनेज वो आगे इनिशिएट करवाएगा अल्फा बीटा, वो आगे जो है वो डिफरेंट P50 और RI1 उनको इनिशिएट करवाएंगे, और अल्टीमेटली वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कर देंगे। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो है वो आगे जाके क्या कर देंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देंगे। इसी तरह ये बहुत सारे अजीबोगरीब जो है ना उनकी एब्रिविएशन लिखी हुई हैं। अगर सर ने कहा है करने को तो रटा मार लेना, अगर नहीं कहा हुआ तो इट्स ओके। दैट इज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेटरी पाथ, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेटरी पाथवे। अगली जो क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट फाइल के ऊपर। भाई पैथोलॉजी की तो उन्होंने कोई 3 4 टीचर्स चेंज हो गए, वो कहते हैं इस तरह ही करते हैं हम। आई कुडंट लिसन यू, कैन यू स्पीक लाउडर? मैंने कहा है कि वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के ना इस सेमेस्टर में 3 या 4 टीचर्स चेंज हो गए हैं। चलो अभी वाले वैसे जो रिसेंट है ना जिन्होंने पेपर वगैरह बनाना उनसे पूछ लीजिएगा ना कि सर इस तरह की चीजें करनी है या नहीं करनी, तो वो आपको बता देंगे।
अच्छा, मीटिंग करेंगे 3 मिनट। तो जो क्रॉनिक और ये इन्फ्लेमेशन है, इसके अंदर हम बात कर लेते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, द इमीडिएट एंड अर्ली रिस्पॉन्स टू इंजरी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो फौरन से एक रिस्पॉन्स आता है, जो बिल्कुल स्टार्ट का रिस्पॉन्स होता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, वेदर डायलेशन, वस्कुलर परमेबिलिटी, एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ पीएमएन, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, वस्कुलर वेजो डायलेशन हो जाती है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे प्रोटेक्टिव सेल जो है वो टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं। दो इवेंट होते हैं, वस्कुलर इवेंट एंड सेलुलर इवेंट। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑनसेट जो है वो इसका, जैसे ही कोई इवेंट आया, जैसे कोई इंजरी हुई, जैसे कोई इन्वेडर आया, तो फौरन से जो इन्फ्लेमेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के अंदर अंदर जो होती है, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। रैपिड है, इमीडिएट है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, कुछ दिनों तक रहेगी, कुछ हफ्तों तक रह सकती है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन ये खत्म हो जाएगी। और इसका पर्पज यही होता है कि सेल इंजरी को न्यूट्रलाइज कर, सेल इंजरी को रिकवर करना। और अगर कोई इन्वेडर बॉडी के अंदर आ गया, कोई केमिकल, कोई हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर आ गया, तो उसको किल करके खत्म कर देना। ठीक है, ये इसका पर्पज होता है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ, और ये आप पढ़ सकते हो इसको, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। एक्यूट की कुछ एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एब्सेसिस। एब्सेस क्या होता है? बेसिकली बैक्टीरियल, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया का जो है वो एब्सेस फॉर्मेशन, जिसको आप कहते हो, ये पस वगैरह जिसमें आ जाती है ना, फिंसिया फोड़े। एंड पस आर कॉमन आउटकम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर जो है, उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो वहां पे उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन के साथ क्या है, पस फॉर्मेशन होती है। पस क्या होती है? बेसिकली डेड व्हाइट ब्लड सेल्स। फिजिकल ट्रॉमा हो तो उसमें स्प्रेन स्ट्रेन का मतलब है खिंचाव, और ऐसे निशान आ जाते हैं जैसे स्किन खींची हुई है। एंड अदर इंजरी ऑफन लीड टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन। डिफरेंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, स्प्रेन या स्ट्रेन का मतलब है कि एक फिजिकल ट्रॉमा, ये अक्सर देखो, ये कहते हैं खिंचाव पड़ गया, बॉडी बिल्डर्स के पड़ जाता है, या उनकी जो टेंडन, ये मसल के ऊपर है ना, एक वजन आ जाता है, तो मसल टेंडन टूट गया। ये इस तरह स्प्रेन स्ट्रेन की टर्म्स उसी में आती हैं। ठीक है, कि वो कहते हैं कि मसल टीयर कर गया। अब मेरे ज्यादा अच्छा है टेन में, मसल टीयर कर गया। तो इस तरह की स्प्रेन या स्ट्रेन या फिजिकल ट्रॉमा होता है, या कोई भी इंजरी, छुरी बज गई, कांटा बज गया, तो उस केस में भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। कोई स्किन जल जाए या कोई एलर्जिक रिएक्शन आ जाए, तो उन केस के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। द पर्पज इज टू लेट द बॉडी रिकवर प्रॉपरली। ग्रेन्यूल्स, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, डैम्प, पैम्प, ऑलरेडी इन सारी चीजों के ऊपर हम बात कर चुके हुए हैं। ठीक है, और इनके खिलाफ रिएक्शन जो परफॉर्म किया जाता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, साइटोकाइनिन, डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइंस, ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो कि केमिकल रिलीज होते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं। तो पहले क्या हुआ? डैमेज हुआ, सेल्स ने डिटेक्ट किया, साथ ही जो है वो सिग्नल कर दिया कि भाई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करवाए जाएं। इन्होंने, यानी इन्होंने, ग्रेन्यूल्स वगैरह ने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को रिलीज करवाने की बात की। जैसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हुए, मस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई, साइज बढ़ गया, और अल्टीमेटली नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक वेजोडाइलेटर है। ठीक है, अलॉन्ग विद मैनी अदर वेजोडाइलेटर। तो उसने जो है वो इसमें से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी मजीद एक्सक्रीशन करवा दी, और बॉडी के अंदर जो है वो डैमेज को या उस रिकवरी साइड पे उसको भेज दिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ, माइक्रोबियल प्रोडक्ट या कोई